हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद। इससे पहले हमने की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हमने पढ़ा था। अब देखते हैं कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अब जो फेडरलिज्म है वो कैसे प्रैक्टिस होता है। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस फॉर द फेडरलिज्म बट देयर आर नॉट सफिशिएंट। कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है, जो संवैधानिक जो प्रावधान रहे हैं वो ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? कहता है द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो लोकतांत्रिक जो राजनीति है उसका जो नेचर है, इज द की फॉर सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर जो संघवाद को या फेडरलिज्म को सक्सेस बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है, वहाँ का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रावधान है, केवल वो उनके बिहाफ पे हम फेडरल सिस्टम को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, वो सफिशिएंट नहीं है। इसने कहा द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इज एट्रीब्यूट टू इट्स नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। जो इसकी राजनीतिक जो लोकतांत्रिक जो राजनीति है वो एट्रीब्यूट करती है। तो इसने कहा हियर सम मेजर वेज इन विच द फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस। कुछ एक मेजर वेव दिए गए हैं, तरीके हैं जिसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया। तो सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई आधार पे जो राज्य थे। इसने कहा द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, फ्रॉम 1947 to 2017 many old states have been vanished and then many new states have been created। का लिंग्विस्टिक भाषाई आधार पे भारत के अंदर बहुत सारे चेंजेज आए। 1947 to 2017 के बीच का अगर हम टाइम देखें तो बहुत सारे जो ओल्ड स्टेट्स थे वो वैनिश हो गए और बहुत सारे जो न्यू स्टेट्स थे वो क्रिएट हो गए। Areas boundaries and the name of the states has been formed of the people who spoke the same language। जो एरियाज था, जो क्षेत्र था या जो भी राज्य जो बने, बहुत से राज्य जो वहाँ के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे उन्हीं के आधार पे उन राज्यों का गठन किया गया। दीज आर नोन एज द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इनको क्या कहा गया? लिंग्विस्टिक स्टेट बोला गया। अब आता है लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा की नीति क्या रही। कहता सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरलिज्म इज द लैंग्वेज पॉलिसी। सेकेंड क्या था? पहला क्या रहा था? हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट था। सेकेंड क्या रहा? लैंग्वेज की जो पॉलिसी, जो भाषा की जो नीति थी वो क्या रही। इसने कहा हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, लेकिन हमें पता है कि भारत में क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस। हिंदी को छोड़ के 21 और जो भाषाएं थी रिकॉग्नाइज एज द शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में 21 भाषाओं को और मान्यता दी गई जैसे कि हिंदी को दिया गया था। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशंस। कि सेंटर का और स्टेट का रिलेशंस क्या है, वो भी क्या करता है, फेडरलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। कहता है रिस्ट्रक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिस। क्या होता है कि रिस्ट्रक्टिंग किस चीज़ का, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन जो रिस्ट्रक्ट होता है वो भी फेडरलिज्म को मजबूती प्रदान करता है। कहता है नो सिंगल पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। अगर कोई भी सिंगल पार्टी लोकसभा के अंदर मेजोरिटी के साथ नहीं जीतती है तो क्या होता था, मेजर नेशनल पार्टी इंक्लूडिंग द सेवरल रीजनल पार्टी, जो अलग जो राष्ट्रीय पार्टी हैं जिसके अंदर हम जो प्रादेशिक पार्टियां उनको भी शामिल कर लेंगे, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर लेवल। वो केंद्र के स्तर पे या सेंटर लेवल पे सरकार का गठन कर सकते हैं। दिस लेड टू अ न्यू कल्चरल ऑफ द पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो कि राज्य सरकार की एक अलग एक नई सांस्कृतिक जो कल्चरल पावर शेयरिंग है उसको शो करता है। कहता आफ्टर द 1947 इंडिया हैड अ सेम रूलिंग पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। 1947 के बाद भारत के पास एक ही बहुत बड़ी पार्टी जो एक लंबे टाइम तक चलती रही, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसा कि हमें पता है। समटाइम्स द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वर अंडरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या हुआ कि बहुत बार क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर थी वो अंडरमाइन किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बट दिस इज नॉट अ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन ये क्या है,
फेडरलिज्म का एक फीचर्स नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट आफ्टर 1947 और दैट टाइम द फेडरल सिस्टम वाज नॉट इन प्रॉपर वे, कि 1947 और उसके बाद के भी कुछ समय तक, एक लंबे टाइम तक भी जो फेडरलिज्म था वो पूर्ण रूप से भारत के अंदर लागू नहीं हुआ था। कहता है आफ्टर 1989 ड्यू टू द मल्टी पार्टी सिस्टम कोलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्म। 1989 के बाद क्या हुआ, मल्टी पार्टी। देखिए 1977 1977 में जनता पार्टी का गठन किया गया मोरारजी देसाई ने, ठीक है। उसके ये पहली पार्टी थी जो कांग्रेस के बाद गैर कांग्रेसी पार्टी जिसका भारत के अंदर गठन हुआ। तो 1989 तक बहुत सारी मल्टी पार्टी सिस्टम जो था वो भारत के अंदर गठित हो चुका था और इनके द्वारा क्या हुआ, कोलिशंस गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, गठबंधन की सरकार जो थी वो फॉर्म हुई। दिस मेक इंडिया आ स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री। इसी ने, किसने, जो कोलिशन गवर्नमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1989 में, उसी के बिहाफ पे भारत को एक फेडरल कंट्री या एक फेडरलिज्म जो भारत में स्टार्ट हुआ। अब हमारा लास्ट टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कहता व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। भाई स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लेके एक थर्ड टायर गवर्नमेंट हमने कंस्ट्रक्ट किया, जिसको हमने क्या कहा, लोकल गवर्नमेंट कहा। इसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। कहते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द की फीचर्स। हमने पहले अपने की फीचर्स पढ़े हैं। द फर्स्ट की फीचर्स था हमारा, क्या था, इसने क्या कहा कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कि यहाँ पे 2 और उससे अधिक लेवल की, उससे अधिक स्तर की सरकारें भारत के अंदर हैं। वी नो दैट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन थ्रू द 2 टायर गवर्नमेंट। एक बहुत बड़ा देश है जो नहीं रन किया जा सकता 2 तरह की सरकारों के द्वारा। दैट्स वाई द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह, इसी वजह से जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो था उसको ऐड किया गया भारत के संविधान के अंदर, लाइक द लोकल गवर्नमेंट, जिसको हमने क्या कहा, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। वी ऑल्सो नो दैट इंडिया इज अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। हमें पता कि भारत जो है एक बहुत ही विशाल जनसंख्या वाला देश है। सम ऑफ इंडियन स्टेट्स हैव द हाई पॉपुलेशन देन अ नंबर ऑफ द यूरोपियन कंट्री। बहुत सारे यूरोप के देश जो हैं उनसे कहीं ज़्यादा भारत के राज्यों के अंदर जनसंख्या पाई जाती है। अकेला उत्तर प्रदेश रसिया से भी ज़्यादा जनसंख्या यूपी की पाई जाती है, ठीक है। मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेरी डाइवर्स इंटरनली। दिस ऑल्सो रिजल्टेड द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। भारत के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो डाइवर्स हैं, इसी वजह से लोकल गवर्नमेंट यानी कि थर्ड टायर गवर्नमेंट की हमें आवश्यकता पड़ी। कहता इन द अर्ली ईयर्स, प्रारंभिक का जो समय था जब थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को स्टार्ट किया गया, द लोकल गवर्नमेंट वॉज नॉट सो इफेक्टिव। लोकल गवर्नमेंट जो था वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। हालांकि पंचायतें बना दी गई थी लेकिन फिर भी वो इफेक्टिव नहीं हो पाया था। बट आफ्टर सम चेंजेस इन 1992, 1992 के अंदर कुछ एक बदलाव किए गए जिसके बाद ये इफेक्टिव भी हुआ और पावरफुल भी हुआ। अब कौन कौन से चेंजेस जो थे वो 1992 में किए गए थे वो हम देखेंगे। इट वॉज मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट। ये मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्तर पर भी जो चुनाव होंगे वो रेगुलर बेस में होंगे। सेकंड क्या था, सम सीट्स वर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द अदर बैकवर्ड कास्ट। वहाँ पे भी कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और अदर जो बैकवर्ड कास्ट थी उनके लिए रिजर्व कर दिया गया। फिर कहता है कि 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व फॉर द वुमेन। 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे 1/3 सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं, किसके लिए, वुमेन्स के लिए। फोर्थ कहता है स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन एवरी स्टेट टू कंडक्ट द लोकल बॉडी इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शन कमीशन को गठित किया गया ताकि वहां पे जो स्थानीय स्तर के जो चुनाव है वो रिकॉग्नाइज या वो कंडक्ट हो सके। फिर कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू शेयर सम ऑफ इट्स पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। कि राज्य सरकार जो है वो शेयर करेगा उसका जो रेवेन्यू है उसको और उसकी जो पावर है उसको, उन दोनों को, रेवेन्यूज को और अपनी पावर को लोकल गवर्नमेंट के साथ वो शेयर करेगा, ठीक है। अब कहता है स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहा, तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या, पंचायती राज व्यवस्था। इसी को हम क्या कहते हैं, अपनी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। सेवरल मेंबर एंड देयर हेड कॉन्स्टिट्यूट्स अ पंचायत। बहुत सारे जो उनके मेंबर्स हैं और उनके जो हेड है वो मिलकर इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, पंचायत बनाते हैं।
मेंबर्स आर कॉल्ड द पंच, जो मेंबर जो होते हैं उनको हम पंच के नाम से बुलाते हैं, एंड द हेड इज कॉल्ड सरपंच, और जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। देखिए सबसे पहले जो ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर था इंडिया के अंदर, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर 1959 के अंदर वो स्टार्ट हुआ था। ओके, उसके बाद कहता है कि सम ऑफ पंचायत क्रिएट द पंचायत समिति, कुछ पंचायतें मिलके क्या करती हैं, पंचायत समिति का गठन करती हैं, और कुछ पंचायत समिति मिलके जिला परिषद का गठन करती हैं। अब जो जिला परिषद का जो हेड होता है, द हेड ऑफ जिला परिषद, और द चेयरमैन, जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, मेयर के नाम से जानते हैं। ही एक्सरसाइज द पावर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है उनकी पावर किसके पास होती है, मेयर के पास होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है, हमारा फेडरलिज्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।